हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आईक्यू क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चार्टर 1813 के बारे में। 1813 के चार्टर में एक सबसे बड़ा चेंजिंग था। वो चेंजिंग ये था कि हमने देखा 1600 चार्टर्स में 20 इयर्स की मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, कि जिस एरिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी उससे अदर कोई भी कंपनी वहां पर ट्रेड नहीं कर सकती थी। और ये चेंजिंग्स हुई थी 1813 में आकर, कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था वो सिर्फ रह गया था ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना के साथ निश्चित होकर। क्यों अब इसमें चेंजिंग्स हुए? क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 200 साल से चली आ रही मोनोपोली थी उसे चेंज करना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इसकी छोटी सी हिस्ट्री। कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो था वो एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री शुरू कर चुका था 1740 में ही। उसके बाद 1812 में आते आते जो था वो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था। अब ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी और वहां से गुड जो था वो सप्लाई किया जा रहा था यूरोप की कंट्रीज में। अब यूरोप की कंट्रीज में जो नेपोलियन थे उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी कि किस तरीके से ब्रिटेन अपनी अदर कंट्रीज में अपने गुड सप्लाई कर रहा है। नेपोलियन ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर ये था कि कोई भी कंट्री, यूरोप की कोई भी कंट्री ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगी। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया और ब्रिटेन की जो मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद होने लगी। उनको इकोनॉमिकली वीक कर दिया गया। अब इकोनॉमिकली वीक करने से उनको मर्चेंट्स को प्रॉब्लम से क्रिएट होनी थी, क्योंकि यूरोपियंस की कंट्रीज के साथ ट्रेड जो था वो बंद हो चुका था। अब ब्रिटेन जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं जो उनके मर्चेंट्स थे और उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद उनको मोनोपोली दे दी जाती है अदर्स कंट्रीज और इंडिया में भी ट्रेड्स करने की। इस तरह ब्रिटेन से अदर जो कंपनीज थी वो आती हैं इंडिया में ट्रेड्स करने के लिए और तभी से ये मोनोपोली चेंज कर दी जाती है। अब जो था कि अदर कंपनीज एंटर इन इंडिया। अब जो अदर्स कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया से अदर जो कंपनी थी वो इंडिया में एंटर कर सकती थी और अपना ट्रेड जो थी वो स्टार्ट कर सकती थी, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकती थी इंडिया में। अब ऐसा तो होता रहा है, लेकिन इससे जो था वो इंडिया पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका साइड इफेक्ट ये थे कि अब जो ज्यादा से ज्यादा जो ब्रिटिश गुड्स थे वो सप्लाई हो रहे थे इंडिया में, और सप्लाई होने की वजह से जो इंडिया के गुड्स थे वो उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे थे और वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इस तरह इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे इंडिया में खत्म होती रही और ब्रिटेन की फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश होती रही। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट चेंजिंग क्या था। तो नेक्स्ट चेंज ये था कि अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया। अब इंडिया में मिशन जो था वो मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो जो क्रिश्चियन रिलीजन थे उनको अलाउ कर दिया गया था इंडिया में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ये भी इसका सबसे बड़ा चेंजिंग था। इसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग ये था कि इसमें ग्रांट टू रिव्यू इंडिया लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस 1 लाख रुपीज। तो इंडिया की एजुकेशन पर अब ब्रिटेन जो थी, जो कंपनियां थी ब्रिटिश की, वो 1 लाख रुपए साल खर्च करेंगी। अब वो जो बुक्स हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज है, टीचर्स वगैरह, वो सारी उनको अवेलेबल करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा चेंजिंग था, क्योंकि उन्हें हर साल 1 लाख रुपए देना था एजुकेशन की, इंडिया के एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट चेंजिंग ये था कि गेव मोर पावर टू कोर्ट्स। पहले देखा था कि पावर जो थी वो गवर्नमेंट के पास ज्यादा थी, कोर्ट के पास नहीं थी, लेकिन अब पावर जो थी वो सबसे ज्यादा जो दे दी गई थी वो कोर्ट को दे दी गई थी। पहले कोर्ट में इंडियंस आते थे, लेकिन अब जो इंडिया में ब्रिटिश थे उनको भी ऐड कर दिया गया था कि कोई भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसको सॉर्ट आउट करने की, वो सिर्फ कोर्ट के पास ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े चेंजिंग से, जो है हमारा रेवेन्यू चेंजिंग। तो रेवेन्यू चेंजिंग में सबसे बड़ा चेंजिंग ये था कि अब तक जो था वो कमर्शियल और पॉलिटिकल से जो हमारे रेवेन्यूज थे, मतलब कि जैसे हमारे पॉलिटिकल से मतलब ये कि कोई टैक्स हो या फिर कोई भी अदर वॉर वगैरह से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो सेपरेट नहीं थे, वो ज्वाइंट कलेक्ट हुआ करते थे। कहीं से भी कोई भी कलेक्शन आता था, इनकम आती थी, वो टोटल एक ही जगह जमा होती थी और एक ही जगह जोड़ी जाती थी। लेकिन 1813 के चार्टर्स में ये सेपरेट कर दिया गया। अब कमर्शियल हो या पॉलिटिकल से रीजन से जो भी रेवेन्यू आते थे वो सेपरेट ही काउंट किए जाते थे, अब वो एक जगह काउंट नहीं होते थे। तो ये थे हमारे चार्टर 1813 के कुछ फीचर्स जो हमने आज डिस्कस करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्टर्स हमारे 1833 के बारे में। तो 1833 के चार्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।